प्राइम टाइम के हर न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज आज आप देखेंगे एक बार फिर से प्राइम एट 4 में। पहले ये बता दूं कि आज प्राइम एट 4 के मेन्यू में खास क्या है। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के पाव वाले बम, कांग्रेस नेता मणिशंकर का कैसे निकला दम, पूरी खबर आपके सामने होगी। हैदराबाद वाले बड़े भाईजान कौन सी छोटी तोप है पर बड़ा गुमान, यह खबर भी पूरे डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, शुक्रवार सरजी के लिए हुआ साबित मंगल, लेकिन कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल, इस खबर का भी पूरा विश्लेषण आपके सामने होगा। खुल गए केदारनाथ बाबा के कपाट, श्रद्धालुओं को मिला बाबा का प्रसाद। नवभारत पर देखिए चारों धाम साक्षात। लेकिन इससे पहले आपको आज की पहली खबर की तरफ ले चलता हूं। यह बड़ी खबर, 24 के चुनाव में अब बदजुबानी और भड़काऊ बयानबाजी के बाद तोप की भी एंट्री हो गई। हैदराबाद की रैली में ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया। छोटे भाई अकबरुद्दीन को लेकर दिया भड़काऊ बयान, मेरा छोटा भाई तोप है, कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। सालार का बेटा है अकबरुद्दीन, ओवैसी ने कहा। अकबरुद्दीन को बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा है, वो केवल ओवैसी के समझाने से ही समझता है, कहा असद ने। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। तो बाद में मैंने आपको बयानों की पूरी कड़ी भी दिखा दिया कि वो छोटे छोटे जो कहा जा रहा है वो किस छोटे को रेफरेंस में लेकर कहा जा रहा है। और इस बीच अमरावती से सांसद और बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। नवनीत राणा ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा। नवनीत ने रोड शो के दौरान कहा कि इस देश का 500 साल का इतिहास मोदी जी ने मोड़ा है। हमारे राम के बारे में तुम बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोले असताना त्यांनी सांगितलं, पुरुषोत्तम मर्यादा राम को हम सम्मान करते हैं, हम मानते हैं। अरे हिंदुस्तान में रहना है, ऐक्य तो अभी बाकी है, ऐक्य तो अभी मथुरा बाकी है, मथुरा 500 वर्षों का इतिहास इस देश में मोदी जी ने मोड़ा है। और आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे मणिशंकर अय्यर के बयान पर घिर गई कांग्रेस। लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से जो आ रही है। पटना में बहुमंजिला इमारत आग की चपेट में आ गई।
इसमें जिम और रेस्टोरेंट भी मौजूद था जो कि खाक हो गया। भयावह आग की लपटों से आसपास घबराहट हो गई। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद थी। यहां देखिए किस तरीके से आग लगी, आग को पाने की कोशिश कैसे की गई। आग जहां लगी वो इमारत बहुत चौड़ी सड़कों के बीच में नहीं था, इसलिए फायर टेंडर वहां पहुंचने में भी उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर ही आपने ये तस्वीरें और ये खबर देखी है। यहां पर देखिए कि वो किस तरीके से रेस्टोरेंट और जिम जलकर खाक हो गया और किस तरीके से फायर टेंडर्स उसको बुझाने में मशक्कत करते रहे। माय गॉड यार, प्राइमेट 4 में अगली खबर यह कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर मोदी सरकार का पलटवार सामने आया है। मोदी सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस को घेरा है। मणिशंकर के बयान के बहाने कांग्रेस पर हमला हुआ। दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब देते हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा यह नया भारत है, किसी से डरता नहीं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा हर देश जो भी भारत के ऊपर आंख उठा के देखेगा, आंख में आंख मिला के बात करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी रखती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब देना वो प्रिंसिपल होना चाहिए। बिल्कुल उसी बात पे स्पष्ट है। वो कहना ये चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए और उस डर के कारण पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। एक तो ये एक नया भारत है, ये किसी से डरने वाला भारत तो है नहीं, ये तो हम सब जानते ही हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला। कांग्रेस देश को धमकी दे रही है, अमित शाह ने कहा। पीओके भारत का हिस्सा है, अमित शाह ने कहा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, कांग्रेस देश को धमका रही है क्या, अमित शाह ने पूछा। आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन। लोग ये इंतजार ही कर रहे थे कि इस बार का चुनाव बीता जा रहा है, मणिशंकर अय्यर ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कांग्रेस के लिए भारी पड़े। देखिए मणिशंकर अय्यर ने इस बार क्या कहा और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हमलावर होने का मौका मिला। उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। और इस बीच इस मामले पर मणिशंकर अय्यर की अब सफाई सामने आ रही। बीजेपी पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रही है। मणिशंकर अय्यर ने पुराने इंटरव्यू को प्रसारित किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा पुराना हो या नया, मणिशंकर अय्यर की राय है या राय नहीं है, सवाल ये। तो मणिशंकर अय्यर बेशक अब डैमेज हो जाने के बाद उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सफाई दे रहा हूं, लेकिन बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बड़ा बयान, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान की जनक तो कांग्रेस रही है, तेजस्वी सूर्या ने जोड़ा। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। ये शायद मणिशंकर अय्यर ने भूल गए हैं। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की ये जो लव स्टोरी है, ये 4 जून को कंप्लीट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इज द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार है
के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे अरविंद केजरीवाल। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 1 जून तक एंटरिम बेल पर रहेंगे। इसको लेकर देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे खुशी मना रहे हैं। हालांकि इसका एंटरिम बहुत ध्यान रखने वाला एक शब्द है, एंटरिम बेल। बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं एंटरिम बेल के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी सारी बातें कह देना, ये चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से। वो देखिए आप। और आपको ये बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले की जांच में फंसे अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए यह एंटरिम बेल दी गई है। यहां जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, यह एंटरिम बेल है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके की खुशियां मनाई जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरीके से इसे सत्य की जीत करार दिया जा रहा है, वो क्या बहुत जल्दबाजी है आम आदमी पार्टी की तरफ से? फैसला आप कीजिए। इस बीच जो डेडलाइन है पूरी इससे जुड़ी हुई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। और इस बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी की रैली हुई। नंदुरबार की सभा से पीएम मोदी का शिवसेना उद्धव गुट पर जोरदार अटैक देखने को मिला। नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है, कहा नरेंद्र मोदी ने। मुझे गाली देते हुए तुष्टीकरण का ध्यान रखते हैं, मोदी ने कहा। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है, ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। हालांकि इस नकली और उधर से उद्धव के बीच से कहा गया है कि जो ऐसा कह रहे हैं वो शिकार हैं कम अकली के। इस सब की लड़ाई के बीच पीएम को जमीन में दफनाने वाले बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। नासिक के अंबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। संजय राउत पर पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप पेशकार ने दर्ज कराई है शिकायत। और इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले का बड़ा बयान सामने आया है। अध्यक्ष अयोध्या में राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे, पाटोले ने कहा। चारों शंकराचार्य को बुलाकर शुद्धिकरण होगा। मंदिर परिसर में भगवान राम का दरबार भी बनेगा, पटोले ने कहा। राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे, और ये हमारा वक्तव्य नहीं है। हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया जो शंकराचार्य जी ने ये वक्तव्य को बार बार कहा है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। एक तरफ नाना पाटोले राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। भगवान राम पर टिप्पणी विपक्ष की हार दिखाता है, योगी ने कहा। आतंकियों की पैरवी करने वालों को राम मंदिर बुरा लगेगा, योगी ने यह भी कहा। आप भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि
जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रवि किशन ने नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पर्चा भरने से पहले बाबा बैजनाथ धाम में निशिकांत दुबे ने पूजा अर्चना की। इन दोनों के ही नॉमिनेशन फाइलिंग के समय की तस्वीरें आपको दिखाता हूं और नॉमिनेशन फाइल करने के पहले कैसे भगवान के दरबार में जाकर आशीर्वाद लिया गया उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रख रहा हूं। बाबा बैजनाथ के धाम में निशिकांत दिखाई दे रहे हैं, गणपति के दर पर अजय राय दिखाई दे रहे हैं और गोरखनाथ मंदिर में रवि किशन आपको दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर की देवतुल जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय टंडन का रोड शो आपको दिखाता हूं। संजय टंडन के रोड शो में हरियाणा के सीएम भी शामिल हुए। नामांकन से पहले संजय टंडन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। ये शो ऑफ स्ट्रेंथ कैसा रहा, उस दौरान कल्चरल कार्यक्रम भी किए गए और किस तरीके की तस्वीरें थी वो आपके सामने रख रहा हूं प्राइम एट 4। मोदी जी की नीतियां इनके साथ हैं। पिछले 10 वर्षों में जो चंडीगढ़ को विकास की एक नई दिशा दी है, संजय टंडन जी भारी बहुमत से बड़े मार्जिन के साथ यहां से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका चंडीगढ़ के लोग अदा करेंगे और उस चंडीगढ़ के लोगों के सहयोग आशीर्वाद में संजय टंडन जी कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। और आरक्षण वाले मुद्दे पर बिहार की सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है। तेजस्वी का चिराग के बहाने पीएम मोदी पर हमला। मोदी जी ने चाचा भतीजे की लड़ाई करवा दी, तेजस्वी ने कहा। चिराग को आरक्षण की नहीं आरएसएस की जानकारी, तेजस्वी ने कहा। जीतन राम मांझी ने किया तेजस्वी पर पलटवार, कहा चिराग एनडीए की जीत में बहुत बड़ा फैक्टर हैं। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई लड़ाई नहीं लगाए हैं। चिराग पासवान अपने को कहे हैं नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं और बहुत ठीक से कैंपेनिंग कर रहे हैं। एनडीए की जीत में बहुत बड़ा फैक्टर है वो। और अक्षय तृतीया पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए। केदारनाथ नगरी जय केदार के उद्घोषों से गूंज गई। 10,000 भक्तों की मौजूदगी में बाबा के कपाट खुले। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अभी जो अंदाजा है उसके मुताबिक रोज 15,000 श्रद्धालु यहां दर्शन कर पाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया आज अक्षय तृतीया है। आगे बढ़ूं इससे पहले आपको इसकी शुभकामनाएं भी दे दूं। अक्षय तृतीया के मौके पर आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे का तय था। इसके बाद 10:29 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। यमुनोत्री के बाद 12:25 पर गंगोत्री के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे और 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर धाम के कपाट खुलने के समय इसके साक्षी बने। यहां 0 डिग्री टेम्परेचर में भी भक्तों की आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिली। पूरा परिसर बोल बम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी से जूझना ना पड़े। देखिए, इस यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को
बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको बता देते हैं, चारधाम यात्रा के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो तरीका क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 01351364 01351364 और व्हाट्सएप नंबर है 8394833833 8394833833। इसके जरिए भी रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दी गई। और आगे आपको दिखाने वाला हूं अक्षय तृतीया।